Very good day to everyone. This is Ankita Arora. Started recording the audio series, learning series for standard of auditing. ठीक है, सबसे पहले हमारा essay 200. ये जो हमारा essay 200 है, essay 200 में स्पेसिफिकली क्या दे के रखा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का. एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसे. नाम को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जिसमें ये लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, और जो भी ऑडिट वो कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से ही क्या होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए. अब सबसे पहले मैं जाती हूँ किस पे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है. तो देखो हमारा जो ऐसे है उसका स्कोप क्या कहता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर है रीजनेबल अश्योरेंस देना. रीजनेबल अश्योरेंस देना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस. रीजनेबल अश्योरेंस का सिंपल सोवर सा मीनिंग ये है कि रीजनेबल अश्योरेंस हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है. ये कोई एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है, ये एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है. इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस. यहाँ पे बोलते हैं रीजनेबल अश्योरेंस ये देना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ऑडिट कर रहे हैं दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड रिपोर्ट करेंगे एज पर द ऑडिटर्स फाइंडिंग. और यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी ऑडिटर को क्या मतलब फाइंडिंग मिलती है रिपोर्टिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, ताकि ऑडिट रिस्क को रिड्यूस किया जा सके. पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे स्कोप बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल अश्योरेंस देना है. रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं है. रीजनेबल अश्योरेंस ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. और फिर जो रिपोर्ट जाएगी एज पर ऑडिटर्स फाइंडिंग ही रिपोर्टिंग की जाएगी. ये रिपोर्टिंग ऐसी होगी कि ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करे. नाउ व्हाट इज़ ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्या होता है, तो ऑडिट रिस्क का मीनिंग ये होता है कि ऑडिटर से हो सकता है कि इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन चले जाए. Auditor may give an inappropriate opinion where financial statements are materially misstated. हो सकता है कि एज इन होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थे, लेकिन ऑडिटर से गलती हुई और उसने एक क्या दे दिया, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया. अब मैम ये इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन कब हो सकता है, तो यहाँ पे ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होने के बाद भी. उसका रीज़न क्या है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्यों होता है, क्यों मिसस्टेटमेंट होता है, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, डिटेक्शन रिस्क हो सकता है, कंट्रोल रिस्क हो सकता है. देखो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर ऐसा बोला है, और रिपोर्ट ऑडिटर के फाइंडिंग के हिसाब से बनाई जाएगी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने की. ऑडिट रिस्क का मतलब है कि इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देना, जबकि क्या है एक्चुअल में मटेरियली मिसस्टेटेड है. अब ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, 3 तरह के रिस्क हो सकते हैं, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क. इनहेरेंट रिस्क का मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर नहीं होगा तो ऑलवेज इस तरह के अकाउंट बैलेंस या फिर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या डिस्क्लोजर में रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट तो रहेगा ही रहेगा. तो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑलवेज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है टू द सर्टेन अकाउंट बैलेंस, टू सर्टेन क्लास ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर, जिसको हम ABCD बोलते हैं. AB इज़ अकाउंट बैलेंस, C से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, D से डिस्क्लोजर. फिर आता है डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क का मतलब है भले ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई की हैं, ऑडिटर ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई की, उसके बाद भी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है. डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद भी डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के बाद भी क्या नहीं हो पा रहा है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू द अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर में हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे. देन टॉकिंग अबाउट कंट्रोल रिस्क. कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या है,
कंट्रोल्स हैं, लेकिन कंट्रोल्स होने के बाद भी देयर इज़ एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टिल प्रिवेंट नहीं हो सकता, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है या करेक्ट नहीं हो पा रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. Risk of material misstatement cannot be prevented, cannot be detected, cannot be corrected by existing internal control system. तो ये पूरा एक फ्लो क्या था, देखो भाई. स्कोप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बोलता है रीजनेबल एश्योरेंस. रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है कि फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है, ऑडिट रिस्क रिड्यूस करना है. ऑडिट रिस्क क्या होता है और टाइप्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क क्या है. अब जैसा मैंने बोला कि रिस्क क्या, ये जो एश्योरेंस है रीजनेबल एश्योरेंस है, ये हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है. क्यों ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं. देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट. ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन है और ऑडिट में ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन है, ड्यू टू दैट इनहेरेंट लिमिटेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं. तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है? तो इनहेरेंट लिमिटेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे किस चीज़ को, नेचर को. किस चीज़ के नेचर को? नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नेचर ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब इसका आप न्यूमोनिक ले सकते हो, तोहफा. तोहफा इज़ TOFA, तोहफा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मतलब निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं. तोहफा क्या है अभी तो मैं जनरली आपको बता रही हूँ. सबसे पहले देखो, तोहफा मतलब टी से मैं अगर बोलूँ तो टाइमलीनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. देखो भाई, ऑडिट का लिमिटेशन है, लिमिटेड टाइम होता है. ऑडिट फीस लिमिटेड होती है. तो जब टाइम लिमिटेड है, ऑडिट फीस लिमिटेड है, तो कई एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा सकता है. तो यहाँ पे जब हर जगह पे इतना फोकस नहीं दे सकते, तो दैट इज़ अगेन एन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. ओ फॉर क्या है? ओ से अदर फैक्टर्स, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर नहीं किया, लॉज एंड रेगुलेशन का कंप्लाइंस नहीं किया, फ्रॉड इन्वॉल्व है. सीनियर मैनेजमेंट में फ्रॉड में खुद सीनियर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है. जब फ्रॉड में खुद सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली ये सब प्री प्लान्ड है. ये सब क्या चल रहा है? प्री प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टाइमलीनेस. पहला था हमारा टी से टाइमलीनेस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. टाइमलीनेस में क्या आएगा? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑडिट फीस. लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑडिट फीस है. अदर फैक्टर्स में नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी, नॉन कंप्लाइंस टू द लॉज एंड रेगुलेशन. नॉन कंप्लाइंस टू व्हाट? लॉ एंड रेगुलेशन. फ्रॉड इन्वॉल्व सीनियर मैनेजमेंट. इसके अलावा फिर क्या आता है? ए से क्या है? तोहफा. एफ से क्या? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब देखो भाई, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो किसका काम है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का काम होता है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है और जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है तो उसमें कई जगह जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं. जजमेंट मतलब क्या है? एस्टिमेशन. और इसे तो आप क्या नहीं कर सकते? एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना मैनेजमेंट का काम है. मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, कई जगह जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो मैनेजमेंट खुद जजमेंट्स लेता है, दैट इज़ एस्टिमेट. एंड यू कैन नॉट इग्नोर दैट थिंग. उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता. देन ए इज़ वॉट? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. ए इज़ अबाउट वॉट? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. अब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या है? देखो, जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? कई बार मैनेजमेंट से ही बातें करनी होती है कि भाई आप बताइए ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है. अब हो सकता है इंटेंशनली अनइंटेंशनली खुद मैनेजमेंट ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हो. इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली खुद मैनेजमेंट क्या नहीं दे रहा? आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. या फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैनेजमेंट ने खुद लगा के रखे, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया है और वो मैनिपुलेटेड है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है. सपोज अटेंडेंस है, अटेंडेंस के लिए एक बाबू भैया को बिठा के रखा है, जबकि आना है 10 बजे, 10 बजे से नहीं आते आप, 10:30 हो जाती तो हाफ डे लगेगा. हुआ क्या? बाबू भैया है वहाँ पे आए, दोस्त आ रहा है, दोस्त हमारा क्या है, उनका एक एम्प्लॉय दोस्त है, वो 10:30 नहीं 11 भी आता है, बाबू भैया 10 का ही टाइम लिख रहे हैं. अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो ईजिली मैनिपुलेट हो गया. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया? ईजिली मैनिपुलेट. फिर ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कोई सर्च एंड सीजर नहीं है. यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या है? चेकिंग होती है. देन
लीगल प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कई जगह प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, लीगल लिमिटेशंस आ जाती हैं, कई जगह लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ जाती है, जिसके रीज़न से क्या नहीं किया जा सकता, लीगल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण क्या नहीं किया जा सकता, ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ले सकता। नाउ व्हाट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? सफिशिएंट का मतलब है क्वांटिटी वाइज सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज। तो सफिशिएंसी अप्रोप्रिएट वाली सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी होनी चाहिए आपके ऑडिट एविडेंस की। तो यहाँ तक हमने अभी क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बोलता है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एब्सोल्यूट होता है, हाई एब्सोल्यूट नहीं होता, हाई लेवल होता है। इसमें क्यों हम हाई लेवल पे जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या है? हमने बोला तोहफा क्या था? टी से टाइमलीनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ओ से हमारे अदर फैक्टर्स जैसे आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बता रहे, नॉन कंप्लाइंस टू लीगल रेगुलेशन, फ्रॉड में खुद सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। इसके बाद क्या आता है हमारा एफ से क्या आता है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें मैनेजमेंट खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। तो फिर यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है जिसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। देन आता है हमारा ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, लीगल प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट दे रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्या किया जा सकता है? मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर हमने ऑडिट रिस्क क्या है वो देखा, और ऑडिट रिस्क के रिलेटेड 3 तरह की रिस्क क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो देखा। ये तो हुआ हमारा क्या? स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस जिसके कारण रीजनेबल एश्योरेंस है। नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे की कुछ रिक्वायरमेंट भी है। ऐसे क्या पुट करता है? कुछ रिक्वायरमेंट्स पुट आउट करता है। तो रिक्वायरमेंट्स में है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे एंड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसे बोलता है कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना है। अभी मैंने बताया सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी वाइज, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज। उसे ऑडिट अकॉर्डेंस विथ ऐसे के हिसाब से ही ऑडिट को क्या करना होगा? कंडक्ट करना होगा। ऐसे के अकॉर्डिंग ही क्या है? ऑडिट को कंडक्ट करना होगा। बट सपोज करो कहीं पे ऑडिट जो ऐसे के कंडीशंस है वो कंडीशंस नहीं लग रही हैं, चाह के भी आप ऐसे की वो कंडीशन नहीं लगा पा रहे हो जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में लिखा है, और रियल लाइफ में जो ऑडिट हो रहा है वहाँ पे ये कंडीशंस मैच नहीं करती, तो वहाँ पे ऑल्टरनेट प्रोसीजर ऑडिटर को क्या करना होंगे? अप्लाई करने होंगे। सपोज करो कोई ऐसा ऑडिट है जहाँ पे चाह के भी आप ऐसे अप्लाई ही नहीं कर सकते, या ऐसे का कंप्लाइंस नहीं हो पा रहा, अप्लाई नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कंप्लाइंस नहीं हो पा रहा, तो ऑडिटर को देखना है कि नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऐसे में ऐसा तो नहीं, उसे कोई डिस्क्लेमर देना पड़ जाएगा। तो या तो डिस्क्लेमर देना पड़ जाएगा तो डिस्क्लेमर देंगे इससे, और या फिर आप क्या करो? इस ऑडिट एंगेजमेंट से विदड्रॉ कर जाओ। इस ऑडिट एंगेजमेंट से आपको क्या करना होगा? विदड्रॉ करना होगा। फिर आते हैं हम किस पे? एथिकल रिक्वायरमेंट। तो एथिकल रिक्वायरमेंट क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट बोलता है कि ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंसीज, ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है एज एन ऑडिटर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है जो बोलता है एक अलर्ट माइंड होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। जब भी ऑडिटर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो एक क्या होना चाहिए? आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि अगर सपोज करो कि जो स्कोप है, स्कोप जैसे ही आप क्या कर रहे हो, आप मतलब ऑडिट करने जा रहे हो, तो आपके स्कोप पे क्या किया गया? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। या फिर आपको लग रहा है कि इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, या फिर क्या है? आपके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो आपको कम्युनिकेशन किसको करना होगा? TCWG। या तो उस ऑडिट एंगेजमेंट से आप निकल जाइए, या फिर क्या करेंगे? आप TCWG से क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। जहाँ लॉ परमिट करता है वहाँ से क्या हो सकते हैं? आप निकल सकते हैं। तो दिस इज़
essay 200, ये क्या है essay 200। तो essay 200 इज़ व्हाट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ essay। ये मैंने इस A to Z स्टडी मैट से एक बार बोला है, आपको लर्न करवाने की, समझाने की कोशिश की है। नाउ अगर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट वाली बुक, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप वो बुक पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो A1 A2 करके उन्होंने पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन दिया, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले का ही आप पूरा पढ़ के ही ऐसे कवर कर सकते हो। तो एंटायरली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे कवर करना चाहते हैं। जो भी बुक हो उस बुक से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कवर अप कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ अंकिता अरोरा फ्रॉम स्टडी मेड ईजी।